नमस्कार सभी को। आज अपने नया टॉपिक संख्या पत्ती, जो कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहता है। उसका कारण यह है कि अब तक के हुए तीनों एग्जाम के अंदर एवरेज प्रश्नों की संख्या 5 से 6 प्रश्न इस चैप्टर से लिए जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अपने इस क्लासेस के माध्यम से आपका यह टॉपिक बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के साथ आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, चार्ट और उसके आंकड़ों के प्रस्तुत करने के तरीके के बारे में बात करते हुए कंप्लीट किए। जो भी कोई नया साथी अपने यहाँ मेरे एमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के मैथमेटिक्स के साथ आपको लगातार मैं अपडेट करता रहूंगा। और जिनका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है वो अपना जो इससे पहले जो एक टॉपिक कर चुके हैं जो कि सांख्यिकी, उसके लगभग 8 से 9 क्लासेस जो भी बनी है अपने पास में उनको जरूर चेक कीजिएगा। बड़े शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आज अपने नए टॉपिक संख्या पत्ती की शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक को मैं करवाना शुरू करता हूं। आज हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए आपको एमर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और यदि आपने एमर्स एकेडमी का प्ले स्टोर से अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है तो स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने जूनियर अकाउंटेंट का एक फोल्डर बना हुआ अलग से, उसके अंदर आपके सभी टॉपिक की प्रैक्टिस शीट मैंने आपको उपलब्ध करवा रखी है। तो आप उनके माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता चलूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास प्रश्न होंगे, उनको जरूर चेक कीजिएगा। तो अपने करते हैं शुरुआत आज नए टॉपिक संख्या पत्ती के बारे में। तो संख्या पत्ती में क्योंकि जिस प्रकार का समय है अपने पास में, ज्यादा बड़ा डीपली और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता चलूंगा। सामान्य वो बातें जो आपके एग्जाम को टच करेगी उनको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंक यानी डिजिट की। मैथमेटिक्स में कुल मिलाकर अपने पास में 10 अंक होते हैं, या यूं कहिए कि 10 प्रतीकों के माध्यम से अंकों को दर्शाया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। ये आंकड़े ना तो कम होते हैं और ना ही ज्यादा होते हैं, तो ये डिजिट यानी अंक अपने पास में 10 होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, जैसे ही आप कोई अंकों का समूह है बनाते हैं, अंकों का समूह है मतलब जैसे मान लीजिए यहां से 3 और यहां से 7 लिया तो आपके पास में आ गया 37। अब 37 को आप गलती से अंक नहीं बोलेंगे, 37 को आप क्या कहेंगे? संख्या। ये अपने पास संख्या यानी अपना क्या प्राप्त हो चुका है? नंबर प्राप्त हो चुका है। और यहां से आपको ध्यान रखना है क्या कि अंकों के समूह को ही संख्या कहा जाता है। जो अंकों का ग्रुप होता है उसको आप संख्या बोलते हैं। और इस प्रकार से आप अनंत ग्रुप बना सकते हैं। आपने 2 अंक उठाए तो 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। यदि यहां से आपने किसी प्रकार के 3 अंक उठाए तो आपको 3 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। यदि यहां से आपने 4 अंक लिए तो आपको 4 अंकों की संख्या प्राप्त हुई। इस प्रकार से आप जितने ज्यादा अंकों का समूह बनाते हैं आपकी संख्या उतनी बड़ी होती चलती है। और इस प्रकार के आप अनंत ग्रुप बना सकते हैं, इसलिए आपकी संख्याएं होती है वो अनंत संख्याएं होती है। लेकिन क्योंकि अनंत संख्याओं के अंदर अलग अलग नेचर की, अलग अलग प्रकृति की संख्याएं होती है, उनके बारे में अपने बात करने जा रहे हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास आपके लिए संख्याओं का विभाजन सीखना, कि कौन सी संख्याएं होती है, किस प्रकार का नेचर रखते हैं, कहां से वो शुरू होती है, कहां पे वो खत्म होती है। इस बात को लेते हुए अपने बात करेंगे। और अपने आज शुरुआत करने जा रहे हैं संख्याओं का विभाजन। और संख्याएं आपने अभी बताया कि संख्याएं कितनी होती है? अनंत, इन्फिनिटी संख्याएं अपने पास में। और इन संख्याओं के विभाजन को हम पढ़ रहे हैं। तो विभाजन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम कहते हैं क्या कि संख्याएं जो होती है वो मूल रूप में, बड़े रूप में 2 भागों में बांटा जाता है। संख्याओं को बड़े रूप में 2 भागों में बांटते हम। पहली होती है वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक यानी रियल नंबर की बात की जा रही है। काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से दर्शाते हैं आप। अब क्या वास्तविक और क्या काल्पनिक सुनिएगा अच्छे से। वैसे वास्तविक संख्याएं बहुत ज्यादा होती है लिखने में एग्जाम्पल के तौर पर, इसलिए आप एक छोटी सी बात को याद रख सकते हैं कि हम ये मानते हैं, ये मान लेते हैं कि चलो ज्यादा बड़ा हमें गणित पढ़ने का अनुभव नहीं, लेकिन 10वीं क्लास तक प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित को पढ़ा है अच्छे से।
तो हम ये कहते हैं कि 10th क्लास तक जो भी आपने गणित का संख्याओं को लिखा, बोला, सुना या पढ़ा, वो सारी की सारी संख्या क्या होती है अपने पास में, वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल की बात करें तो हम पॉइंटों की संख्या लिखते हैं तो ये वास्तविक संख्या है, अगर आप भिन्न लिखते हैं तो ये वास्तविक संख्या है, अगर आप नेगेटिव संख्या लिखते हैं तो ये भी वास्तविक संख्या है, यदि पूर्णांक पूरा पूरा लिखते हैं तो ये भी वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार से यदि रूट के अंदर संख्या लिखते हैं तब भी ये वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार की अनंत संख्याएं होती है और इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं आप लिखना जानते हैं वो सारी वास्तविक होती है केवल एक संख्या को छोड़कर। और वो संख्या कौन सी, कि जिस प्रकार से आपने ऐसा लिखा कि रूट के अंदर आने वाली जो ऋणात्मक रूप की जो संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो बड़े रूप में ऐसा सीधा सीधा कहना गलत रह जाएगा कि संख्या दो ही प्रकार की होती है, ये गलत बन जाएगा। हमने कहा कि 10th क्लास तक के अनुभव को जब पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं, एक काल्पनिक और एक वास्तविक संख्या। सेमिसर जैसी संख्याओं के बारे में अभी फिलहाल हम किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं करें क्योंकि उनका स्तर जो होता है 10th के बाद में बताना शुरू किया जाता है। इसलिए आप यहां तक की बात को अच्छे से समझिए और राजस्थान आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के अंदर सामान्य यहीं तक की बातें अपने से पूछी जाती है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्या होती है। तो क्या ध्यान रखना है कि रूट के अंदर आने वाली ऋणात्मक रूप की जो संख्या होती है वो काल्पनिक संख्या कहलाती है और काल्पनिक संख्याओं को आयोटा सिंबल के साथ लिखा जाता है। इस संख्या को लिखा होता तो √5 आयोटा। तो इस प्रकार से आयोटा यानी उल्टे आई के रूप में यहां लिखे जाने वाले सिंबल को आयोटा कहते हैं और जैसे ही आयोटा कहीं लिखा दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर है। लेकिन उससे पहले की बात करें कि जितनी भी आप संख्या लिखते हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्या होती है। अब आगे बात करते हैं। वास्तविक संख्याएं फिर दो प्रकार से होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या होती है वो रेशनल नंबर होते हैं और अपरिमेय संख्या इरेशनल। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को आप क्यू से दर्शाते हैं और परिमेय संख्या को अगर परिभाषित करेंगे तो आप एक भिन्न के रूप में देखेंगे। क्या एक स्टेटमेंट में क्या कहेंगे कि जिस संख्या को p/q में लिखा जा सकता है जहां पर p व q क्या है, पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल 0। जिन्हें p/q में लिखा जा सकता है जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0, यह संख्या क्या कहलाती है अपने पास में, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन क्योंकि हमसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, हमें पहचान करना होता है। सामान्य आपके सामने एक ऐसा प्रश्न बनता है कि चार संख्याएं देके आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से परिमेय, निम्न में से अपरिमेय, और उस समय हमें जरूरत होती है कि आप इन संख्याओं की पहचान कर पाए। इसलिए परिभाषा को लिखा ठीक बात है लेकिन इसको हटाइए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप याद रखें क्या कि अगर किसी संख्या का भिन्न रूप प्राप्त कर पाए, फ्रैक्शन के रूप में अगर आप किसी संख्या को बना लेते हैं तो वो संख्या आपकी परिमेय होती है और अगर किसी का भिन्न रूप प्राप्त नहीं कर पाते तो वो संख्या आपकी अपरिमेय इरेशनल संख्या होती है। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया 3.7, जैसे ही आपने इसका दशमलव हटाया तो आपकी संख्या बन गई 37/10 और 37/10 आपकी एक भिन्न संख्या और भिन्न संख्या हुई तो वो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये आपके लिए बनता है क्या कि जिस संख्या का भिन्न रूप प्राप्त किया वो परिमेय और जिसका भिन्न रूप प्राप्त नहीं हुआ वो अपरिमेय। तो अब आपके सामने प्रश्न आता है कि चार में से कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय, ये ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप कभी भी परिमेय संख्या को मत रटिए, आप हमेशा पहले ये देखने का प्रयास करें कि अपरिमेय इरेशनल संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपने काल्पनिक संख्या को बाहर निकाल दिया तो पीछे अपने आप ही कौन सी बच गई अपने पास में, वास्तविक संख्या। उसी प्रकार से यहां बात करते हैं, जब अब इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या को बाहर निकाल देंगे तो पीछे अपने आप ही कौन सी बच जाएगी, परिमेय। तो उसका क्या तरीका है, आप कभी भी मत कहिएगा कि अपरिमेय संख्या तीन प्रकार से होती है, ये गलत बोल देना होगा। और मैं साफ साफ आपको जोर देके ये बात बोल रहा हूं, अपरिमेय संख्या केवल और केवल तीन रूप में प्राप्त होती है, जैसे काल्पनिक संख्या केवल एक रूप में प्राप्त होती है कि रूट के अंदर आने वाली ऋणात्मक रूप की संख्या आपकी काल्पनिक कहलाती है। उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या तीन रूप में प्राप्त होती है। कौन कौन से, पहला अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड संख्या की बात करें, अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड मतलब दशमलव की एक ऐसी संख्या
जिसका मान अनंत तक जाता है तथा किसी ग्रुप को रिपीट नहीं करता। दशमलव की एक ऐसी संख्या जिसका मान अनंत तक जाता है तथा किसी ग्रुप को रिपीट नहीं करता, वो संख्या कहलाती है शांत अनावर्ती। दूसरा क्या कहता है, दूसरी जो संख्या अपने पास में कौन सी है, एक सिंबल आता है अपने पास में, वो कौन, पाई। पाई जिसका मान क्या होता है 22/7 या क्या होता है 3.14। तो आप कहेंगे कि पाई इस प्रकार की जो संख्या वो भी तो क्या कहलाती है आपकी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। और तीसरी आती है रूट के अंदर, या यूं कहिए कि कर्णी रूप की संख्या। कर्णी रूप नहीं समझते तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसी संख्याएं जो रूट वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल, 4 मूल, 5 मूल, 6 मूल, या यूं कहिए कि रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट या सिक्स रूट, जो भी है, कहने का मतलब रूट के अंदर आने वाली सभी ऋणात्मक रूप की जो संख्याएं होती है वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आपके पास अपरिमेय संख्या केवल 3 रूप में, पहली अशांत अनावर्ती, दूसरा पाई, तीसरा रूट के अंदर आने वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है अपरिमेय। और इन 3 संख्याओं को हटा दीजिए, और अगर आपने इन 3 संख्याओं को बाहर निकाल दिया तो पीछे जो भी वास्तविक संख्या बची वो सारी की सारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे वहां पर ये सबसे ज्यादा बार आपके सामने प्रश्न आएगा कि 4 संख्याएं लेके आपसे पूछेगा निम्न में से परिमेय, निम्न में से अपरिमेय। तो आपको ध्यान केवल इतना रखना, मैंने अभी बात की क्या कि अपरिमेय संख्याएं 3 रूप में प्राप्त होती है, या तो एक ऐसे पॉइंटों वाली संख्या जिसका मान अनंत इन्फिनिटी तक जाए और कोई ग्रुप रिपीट ना हो, तो ये क्या कहलाती है अशांत अनावर्ती, और ऐसी संख्या क्या बनेगी अपरिमेय। दूसरा सिंबल याद रखना है पाई, लेकिन इस सिंबल को याद रखे तो ध्यान रखिएगा पाई खुद अपरिमेय होता है, लेकिन पाई के दिए जाने वाले मान अपरिमेय ये जरूरी नहीं होता। उसका कारण देखिए, एक तरफ आपको पाई दे दिया और एक तरफ आपको 22/7 दे दिया, तो पाई खुद तो क्या है, ये तो अपरिमेय, इसकी शक्ल दिखी कहीं अपरिमेय, लेकिन 22/7 अपरिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी बताया था जिस संख्या का भिन्न रूप प्राप्त होता है वो परिमेय, भिन्न रूप प्राप्त नहीं होता वो अपरिमेय। तो 22/7 क्या एक भिन्न नहीं है, और भिन्न है तो संख्या कैसी हुई, परिमेय। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पाई के जो मान आ जाए उनको सिर्फ अपरिमेय। तो एक ही बात जो बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने बार बार अच्छे से, कि पाई खुद तो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई के दिए जाने वाले सारे मान अपरिमेय ये जरूरी नहीं होता। दिए जाने वाले पाई के मान को देखना है कि क्या उसका भिन्न रूप आप प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि आपने उसका भिन्न रूप प्राप्त कर लिया पॉइंट हटा के या जैसे भी, तो आपका वो संख्या बन जाती है परिमेय। यदि आपका भिन्न रूप प्राप्त नहीं हुआ तो वो संख्या बनेगी कौन सी, अपरिमेय। ये बात हुई आपके परिमेय और अपरिमेय को लेकर। बात यहां तक क्लियर हुई? मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। संख्या बड़े रूप में वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या को आर से लिखा जाता है, बड़े आर से, रियल नंबर कहते हैं इसलिए बड़े आर से आ जाती है अपने पास में। काल्पनिक संख्या वो इमेजिनरी नंबर, सारी संख्याएं जो रूट के अंदर ऋणात्मक रूप लेके आती हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं को फिर 2 भागों में बांटते हैं, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इरेशनल संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो आप जिन संख्याओं का भिन्न रूप प्राप्त कर पाए वो परिमेय, जिसका भिन्न रूप प्राप्त नहीं हुआ वो अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं 3 रूप में प्राप्त होती है, कौन कौन सी? पहली अशांत अनावर्ती, मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड, मतलब एक ऐसी संख्या जो पॉइंटों वाली हो जिसका मान अनंत तक जाए, ग्रुप रिपीट ना हो, तो वो कहलाती है अपरिमेय। दूसरा सिंबल याद रखना है पाई। पाई खुद तो अपरिमेय होगा, लेकिन पाई के मान परिमेय में जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और तीसरा कि रूट के अंदर आने वाली वो सारी संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो भी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय। और अगर इन तीनों को छोड़ देते हैं तो पीछे जो भी बचता वो सारी संख्या कौन सी है, परिमेय प्राप्त होती है अपने को। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्या का विभाजन आगे करते हैं। परिमेय संख्या को आगे फिर 2 भागों में बांटते हैं। परिमेय संख्या को आगे 2 भागों में बांटते हैं। पहला आता है पूर्णांक और फिर आता है भिन्न। पूर्णांक को इंटीजर्स बोला जाता है और पूर्णांक संख्या को किससे लिखा जाता है, जेड से। इंटीजर्स यानी जेड से लिखे जाने वाली संख्या को पूर्णांक कहते हैं अपने। क्या होता है पूर्णांक? क्या सभी ऋणात्मक रूप की पूर्ण संख्याएं शून्य व सभी धनात्मक रूप की पूर्ण को क्या पूर्णांक कहते हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि पूर्णांक आपका नेगेटिव हो सकता है, पूर्णांक आपका पॉजिटिव हो सकता है, और शून्य भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। तो ध्यान से सुनिएगा,
आपको कैसे याद रखना है, पूर्णांक आप संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्ण प्लस अंक होगा, पूर्ण प्लस अंक होगा। तो पूर्ण प्लस अंक का मतलब क्या होगा कि ऐसी संख्या जो पूरी पूरी हो। आप याद रखने का एक अच्छा तरीका रख सकते हैं कि विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो सदैव और सदैव पूर्णांक होता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कक्षा में 65 से ही 3/4 विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये संख्या विद्यार्थियों की हो ही नहीं सकती। इसलिए आप ये कहते हैं क्या कि जो विद्यार्थियों की संख्या जो होती है वो पूर्णांक कहलाती है। और उसके आगे चलिए, आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कक्षा में 37.75 विद्यार्थी हैं। पॉइंटों में नहीं बता सकते, भिन्न में नहीं बता सकते, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या पूरी पूरी बताई जा सकती है। और जो पूरी पूरी संख्या होती है उनको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक नेगेटिव भी होता है, पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो कैसे, देखिए अब आपने इस प्रकार की अगर संख्या लिखी -2, -1, 0, 1 और 2, तो इस प्रकार के जो आंकड़े लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक कैसा है, पॉजिटिव भी है, कहां तक जाएगा, कह जी अनंत तक जाएगा। पूर्णांक कैसा है, नेगेटिव कहां से आया है, कह जी अनंत से आया है। और शून्य भी क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जीरो जो है या शून्य जो है वो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो अपने पास में क्या है, एक है उदासीन पूर्णांक है, मतलब साइलेंट रहता है, वो दोनों ही ग्रुप में शामिल है, नहीं होता। ना तो वो परिमेय में, सॉरी, ना तो वो प्लस में जाता है, पॉजिटिव में जाता है, ना वो नेगेटिव में आता है। ये हुई बात किसकी, पूर्णांक की, जिसको किससे लिखते हैं आप, जेड से। भिन्न के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या भिन्न। भिन्न पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे ज्यादा गहराई पे नहीं लेके जाना है। तो केवल भिन्न को अपने देखते हैं कि भिन्न आपके अंश बटे हर जो ऐसा रूप लिखते हैं वो क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ऐसा मतलब इसका नीचे का लाइन हटा दीजिए, आपने लिखा 2/5, आपकी एक भिन्न संख्या है। ये कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, इस पे अभी फिलहाल बात करना सही नहीं रहेगा। अपने आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक जो होते हैं उसका विभाजन अंतिम रूप में किया जाता है। पूर्णांक का विभाजन करेंगे वो किस प्रकार से, तो पूर्णांक का विभाजन पढ़िए। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, जिनकी शुरुआत कहां से होती है, 0 से, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। सॉरी, कहां से शुरुआत होती है, 1 से, और कहां तक जाती है, अनंत तक। अच्छा, आप कैसे याद रखोगे, ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके लिए कहा जाता है गिनी जा सकने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनी जा सकने वाली संख्या को प्राकृत संख्या, इसका मतलब क्या है कि आप मान लीजिए आपके कक्षा में कोई विद्यार्थी बैठे हैं और आपको कहा जाए कि बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप उनके गिनने की शुरुआत करेंगे, नेचुरल सी बात। और गिनने की शुरुआत जब करेंगे तो आप शुरुआत करेंगे कहां से, 1 से करेंगे। इसी प्रकार से जब आपको ये कहा जाता है आपके जेब में कुछ सिक्के हैं, आप इनको गिनने की बताइए कि कितने सिक्के हैं आपके जेब में, आप गिनने की शुरुआत करेंगे। और गिनने की शुरुआत फिर कहां से करेंगे, 1 से। तो इसलिए क्या कहते हैं कि गिनी जा सकने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और आप कभी भी कुछ भी गिनते हो तो हमेशा 1 से शुरू करते हैं, इसलिए प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। कहां तक जाती है, अनंत तक। लेकिन जैसे ही इन प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 को शामिल कर देते हैं, जब आप प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को शामिल कर देते हैं तो आपकी गिनती पूरी हो जाती है। और पूरी गिनती को मैथमेटिक्स में कहा जाता है क्या, पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। इसी के बाद में आ जाता है कौन कौन सी, सम और विषम। ओड और इवन नंबर की बात करते हैं, आप नहीं जानते तो मैं लिख देता हूं, सम और विषम की बात करें। अच्छा, पूर्ण संख्या वोल नंबर्स, वोल नंबर को आप किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। सम और विषम क्या कहते हैं, जिस संख्याओं का एकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। लेकिन जिन संख्याओं का एकांक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो संख्या कौन सी कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो यहां तक की बात करते हुए लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। और लास्ट पॉइंट आपका आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, भाज्य और अभाज्य। प्राइम और कंपोजिट नंबर की बात की जा रही है। अभाज्य है जिनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, और भाज्य को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो यहां से आते हैं क्या, अभाज्य संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, भाज्य और अभाज्य होना। तो सबसे पहले आपके इनकी परिभाषित करने वाली लाइन सुन सकते हैं, वो संख्याएं
जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से यदि पूर्ण विभाजित है तो संख्या कहलाती है भाज्य, तथा वो संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं होती वो कहलाती है अभाज्य। तो आप क्या कह रहे हैं, आप आसान से लैंग्वेज में समझिए। अगर कोई संख्या किसी दूसरे के पाड़े में आई तो भाज्य, और किसी दूसरे के पाड़े में नहीं आई तो अभाज्य संख्या होती है। जैसे अगर आप लिखें, बात करें, आपने लिखा 15। अगर आपने 15 लिखा तो आप देखेंगे कि 15 तो 3 के पाड़े में भी आता है और 5 के पाड़े में। अगर कोई संख्या किसी दूसरे के पाड़े में आ गई तो वो संख्या क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी। लेकिन यदि आपने लिख दिया 13 तो आप देखेंगे तो 13 तो किसी के पाड़े में नहीं आता, 13 या तो खुद के पाड़े में आता है या एक के पाड़े में आता है। लेकिन जो कोई दूसरे के पाड़े में ना आए तो समझ जाइए वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य। बस इस प्रकार से आपको याद रखना है कुछ चीजें, कि जो संख्या किसी दूसरे के पाड़े में आई तो भाज्य, और किसी दूसरे के पाड़े में नहीं आई तो वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अच्छा, अभाज्य पे बनी कुछ बातें और ध्यान में रखना होगा आपको। अभाज्य संख्या कुछ लिखनी आनी चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, या यूं कीजिए कि अपने पहले कुछ संख्या लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। और भाज्य और अभाज्य पे बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, इसे बहुत अच्छे से करने का प्रयास करें आप, और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये भाग। अगर आपको कोई डाउट के रूप में बना रहता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज डालेंगे या टेलीग्राम पर सूचना देंगे, मैं इस भाग को रिपीट कर दूंगा अगर आपको कहीं कोई डाउट रहा तो। लेकिन इसमें लापरवाही नहीं करना जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, यहां से आपके प्रश्नों का स्तर आना शुरू हो जाता है। आपने कुछ संख्या लिखी, कौन सी संख्या लिखी वो देखिए। आपने शुरुआत कहां से की है, 0 से, और 0 से शुरुआत जिनको करते हैं वो संख्या कौन सी कहलाती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या किस में से निकल के आती है, तो पूर्णांक में से निकल के आती है। इसका मतलब सारी पूर्ण संख्या को क्या नाम दे सकते हैं आप, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किस में से निकल के आई, परिमेय, तो सभी पूर्णांक संख्या को क्या नाम दे सकते हैं आप, परिमेय बोल सकते हैं। और परिमेय संख्या किस में से निकल के आई, वास्तविक, तो सारी परिमेय संख्या भी तो क्या होगी, आपकी वास्तविक संख्या होंगी। इस प्रकार से आपका ये विभाजन आगे चलता रहता है। तो ध्यान रखिए, आगे 0 से लेके 20 तक की हमने कुछ पूर्ण संख्या लिखी। अब हम वो संख्या राउंड कर देते हैं जो हम जानते हैं या हमारी समझ में वो संख्या कैसी है, अभाज्य। तो एक अभाज्य संख्या कौन मिली, 19, फिर कौन है 17, फिर कौन है 13, 11, 7, 5, 3 और 2। आपने वो सारी संख्या राउंड अप की है, जिन राउंड किया जो संख्या आपको क्या समझ में आ रही है, अभाज्य। मतलब ये वो संख्या है जो किसी दूसरे के पाड़े में नहीं आ रही है, और नहीं आने की वजह से ये अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या तो मिली। अब यहां पर कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को याद रखिएगा। इस 2 पर बनने वाले 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या की शुरुआत। यानी प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है, तो आपका जवाब क्या आएगा कि जी 2 से शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, तो उसका जवाब भी क्या आएगा, 2। क्यों कहा, इवन नंबर देखिए, आप जो भी इवन नंबर देखोगे 4 हुआ, 6 हुआ, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, आपने किसी भी इवन नंबर को राउंड नहीं किया, केवल एक संख्या उठाई, वो कौन, 2। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 2 एक ही ऐसी संख्या है जो इवन नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर है। तो ये बात अपने दूसरे पे बात हुई। आइए अपना तीसरा नियम, सभी 2022 के अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम का प्रश्न, सभी अभाज्य संख्याओं में से यदि विषम अभाज्य संख्या घटा दें तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। वो कहते हैं कि जी सारी आप अभाज्य संख्या लिखिए। तो हम लिख लेते हैं, देखो कौन कौन सी अभाज्य संख्या, रफ करके खुद चेक कर लेंगे। तो 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सारी संख्या आपने क्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी। अब वो कहते हैं कि इन सारी अभाज्य संख्याओं में से वो संख्या हटा दीजिए जो कौन सी है आपके पास में, विषम अभाज्य संख्या।
तो आप देखेंगे कि इसमें विषम 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 ये सारी की सारी विषम नंबर है। तो जब आपने सारे ओड नंबर हटा दिए, यानी सभी प्राइम नंबर में से सभी ओड नंबर, जो ओड प्राइम नंबर है उनको हटा दीजिए, तो हटाने के बाद बचा क्या? 2। तो आपका जवाब आया 2। तो ये ध्यान रखना, इस अकेले 2 पर 3% बनते, चौथा नहीं बनता। तीनों याद रखिएगा। पहला, अभाज्य की शुरुआत 2 से। दूसरा, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन है? 2। तीसरा, कि सारी अभाज्य संख्याओं में से यदि विषम अभाज्य संख्या घटा दे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? 2। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम इस प्रकार का क्वेश्चन बनाते हैं। फोर्थ, तो आपने कहा कि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से है, तो फिर बताइए भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से? भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से? या यूं कहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है? आप देखोगे कहां से हो रही है? 4 से। भाज्य संख्या की शुरुआत हुई 4 से। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या है? 0 व 1। तो आपको याददाश्त में रखना होगा कि 0 व 1 न तो है भाज्य और न है क्या? अभाज्य। 0 व 1 दो ऐसी संख्या हैं जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। इनको दोनों ही ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि देखिए 2 क्वेश्चन बनेंगे। वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जो न तो भाज्य और न अभाज्य, नेचुरल नंबर, लेकिन ऐसा जो दोनों ही ग्रुप में ना हो। तो आपके पास सीधा सीधा जवाब आया ए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर की शुरुआत तो 1 से होती है। तो यहां का जवाब मिला 1। इसी प्रकार से आगे आइए, वह पूर्ण संख्या जो न तो भाज्य और न अभाज्य है। वे होल नंबर्स जो ना तो कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। तो वो कौन सी की बात हो रही है? तो क्योंकि आपने पूर्ण संख्या का है, होल नंबर का है, इसलिए आपका जवाब आएगा क्या? 0 और 1। ये दोनों बातें हुई अपने पास में। और आगे बढ़िए, इसी क्रम में आप कह सकते हैं कुछ आंकड़े याद रखने होंगे आपको। और जो स्टेट आपको आप जो डाउनलोड करेंगे उसका आपका, जैसे मैंने बता चुका हूं, पहले फिर से बोल रहा हूं कि एप्लीकेशन के अंदर से अगर आप स्टडी मटेरियल में जाके अगर आपको पीडीएफ को अपने मोबाइल में गैलरी में लेना है तो वहां पर एक्सपोर्ट ऑप्शन के साथ जाइएगा, डाउनलोड ऑप्शन पे नहीं। अगर आपने डाउनलोड किया तो आपके इस एप्लीकेशन के ही अंदर जाएगा, जिसको आप प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो आपकी गैलरी में आ जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकालिए। संख्या पत्ती के जितने सिलेक्टेड पर्सन दिए उनमें लापरवाही कीजिएगा मत, उतना कर लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। उनसे पहले कुछ जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं समझा ही रहा हूं आपको, तो वहां पर लिखा हुआ मिले, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सब चीजें लिखी हुई मिलेगी। 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वो 25 होती है। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट भी मैंने दिए हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो इसी क्रम में अपना जो आज पहले दिन का क्या होता है? संख्याओं का विभाजन। केवल और केवल हमने आज संख्याओं का विभाजन पढ़ा है। कल इनसे बने प्रश्नों की शुरुआत करेंगे और प्रश्नों के क्रम में मैं ये कहूंगा 2011 से लेके 2023 तक आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड ने किसी एग्जाम के अंदर संख्या पत्ती टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न उठा रखे हैं, उन सभी प्रश्नों को लेके मैं आपके सामने आऊंगा। क्रम से हम शुरुआत करेंगे, पहले 2023, फिर 22, फिर 21, यूं करते करते 2011 तक अपने चलेंगे। सभी आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड के आए प्रश्नों के अंदर अपने पास में संख्या पत्ती टॉपिक पहले दिन, जहां जिस टॉपिक, और मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से इस प्रीवियस प्रश्नों के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक करवाऊंगा। अब तक स्टैटिक्स टॉपिक करवा चुका हूं, स्टैटिक्स मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हम स्टैटिक्स के प्रश्न जो किए थे वो भी मैंने करवा दिए, लेकिन ये प्रीवियस ईयर वाला जो शुरुआत करें वो आज से कर रहे हैं। मतलब हम क्रम से चलेंगे, पहले संख्या पत्ती टॉपिक करेंगे, फिर अनुपात समानुपात, फिर प्रतिशत, फिर लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय काम दूरी, समय चाल दूरी, और उसके बाद में अपने पास सांख्यिकी। तो इस प्रकार से हम एक क्रम से चलेंगे। सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जाम से पहले बहुत शानदार तरीके से मैं तैयार कराऊंगा। प्रत्येक टॉपिक की 4-4, 5-5 क्लासेस बनी रहेगी और सभी के अंदर अपने, मैंने कहा 2011 से 2023 तक के साथ में सारे प्रश्न करवा दूंगा, साथ में टॉपिक को एक्सप्लेन करता चलूंगा। लेकिन यदि आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सभी चीजों को बड़े अच्छे से समझना है, एक एक चीज को,
क्योंकि मैं यहाँ पर देखो समय कम दे पाऊंगा, इसलिए जल्दी से हमें निकालना होगा, लेकिन क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है तो अभी भी कोई बड़ा प्राइस नहीं रखा मैंने, 299 रुपए में आपको एप्लीकेशन के अंदर पेड कोर्स के रूप में जुड़िएगा, जिसके अंदर सारे टॉपिक मैंने कुछ करवा चुका हूं और कुछ लाइव सेशन के माध्यम से अभी क्लासेस पर डे 1 घंटे की क्लास में लेता हूं, जिसमें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यदि आप केवल और केवल बिना पेड कोर्स के पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं ये कहूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए यूट्यूब पर। आज के दिन से ही जितना पढ़ाऊं उतना कीजिए और उससे संबंधित आसपास जो भी आपको एग्जाम्पल मिलते हैं उनको करके देखिएगा। लेकिन यदि टॉपिक आपको बेस से ए से लेके जेड तक पूरा कंप्लीट करना है, पूरे अच्छे से समझना है आपको, फिर उसके लिए आपको मेरे पेड कोर्स में आना पड़ेगा, जिसके अंदर 4 टॉपिक मैं करवा चुका हूं। बाकी के टॉपिक जो है वो मैं आपके जुलाई एंड तक करवा दूंगा, ताकि आपके पास रिवीजन का समय बना रहे। तो पूरा प्रयास है मेरे को कि आपके जो सिलेबस है उसको सही समय पे पूरा कराऊं। लेकिन अगर आप पेड कोर्स पे किसी प्रकार से नहीं जुड़ पा रहे तो आप यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मैं पर डे मैथमेटिक्स को लेके ये 25% आप मेरे पे छोड़िएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। तो मैं आज की क्लास खत्म करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, मैं मौखिकली बोलते जा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। संख्या बड़े रूप में 2 भागों में होती है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर आर से दर्शाते हैं, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर आने वाली ऋणात्मक रूप की संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो वास्तविक संख्या 2 भागों में, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर क्यू से दर्शाया जाता है, अपरिमेय संख्या इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर आने वाली सभी ऋणात्मक रूप की जो संख्या थी वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या 3 रूप में प्राप्त होती है आपको। पहला अपने पास अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेट नो रिपीटेड संख्या। दूसरा पाई, पाई खुद अपरिमेय है लेकिन पाई के सारे मान अपरिमेय ये जरूरी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि वो परिमेय है कि अपरिमेय, और उसका तरीका मैं बता दूंगा क्वेश्चनों के माध्यम से। तीसरा आता है अपने पास में कि रूट के अंदर बनी संख्या, वो संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं होता वो संख्या भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। अब आते हैं दूसरे भाग में परिमेय। परिमेय संख्या में इस 3 संख्याओं को छोड़ दो तो पीछे जो भी बची वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का विभाजन फिर से करते हैं 2 प्रकार से, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक यानी वो संख्या जो पूरी पूरी होती है वो संख्या पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, शून्य भी एक क्या होता है, पूर्णांक। याद रखने का तरीका बताया था कि विद्यार्थियों की जो संख्या होती है वो सदैव पूर्णांक रूप में होता है। भिन्न को हम अभी अपनी इस क्लास के अंदर अच्छे से ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, भिन्न जब अपने टॉपिक कभी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। पूर्णांक के आगे विभाजन करना शुरू करते हैं। ऐसी संख्या जिनका शुरुआत 1 से हो वो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर यानी n से दर्शाते हैं। अगर उस 1 से पहले 0 लगा दिया तो पूर्ण यानी पूर्णांक बन जाता है। और ध्यान रखिएगा जब हमें गणित का अनुभव नहीं होता तब तक पूर्ण और पूर्णांक 2 एक ही बातें लगती है अपने को, जबकि ये अलग अलग है। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या पूर्णांक का छोटा रूप है, पूर्णांक संख्या पूर्ण का एक बड़ा रूप है। तो ये 2 अलग अलग संख्या, इनको मिला मत दीजिएगा। उसके बाद आते हैं सम और विषम, और लास्ट में आते हैं भाज्य और अभाज्य। ये है जी अपने आज के संख्याओं का विभाजन। मैंने बताया आपको, कल अपने प्रश्नों के माध्यम से शुरुआत करेंगे। प्रीवियस ईयर के आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी शानदार प्रश्न, उन प्रश्नों के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी, आसपास की चीजें बताता चलूंगा। लेकिन जरूरी है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। आपको स्टडी मटेरियल मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा आपके एप्लीकेशन पर भी। और मैं जल्द ही आपकी एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट के। शेड्यूल वाइज मैं आपके टेस्ट सीरीज को अनाउंस कर दूंगा। कल या परसों मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज का अनाउंस करूंगा। उस तारीख से आप मेरी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के प्रत्येक टेस्ट में 25% रखे जाएंगे। शेड्यूल कैसा बना रहेगा वो जरूर देखिएगा आपने, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें कुछ जो सब मिनी टेस्ट होंगे वो भी लेंगे अपने पास में, कुछ अपने बड़े जो टेस्ट होंगे उनको भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स को लेके बात करेंगे। अपने टेस्ट सीरीज भी सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जुड़ी रहेगी। प्रश्नों की संख्या 25 रखी जाएगी। मेजर टेस्ट होगा उसमें प्रश्नों की संख्या हम 50 रखेंगे पूरे सिलेबस के साथ में। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने कल। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और संख्या पत्ति टॉपिक की जिनके मैंने आज शुरुआत की लगातार मेरे से जुड़े रहिएगा। इस टॉपिक को भी खत्म करना और आपके पूरे सिलेबस को भी इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको करवाऊंगा। आज इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।